आज हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। यह क्रिया की परिभाषा है। अंग्रेजी में डूइंग वर्ड को वर्ब कहते हैं और वर्ब क्रिया का ही रूप है। कार्य जब किया जाता हो तब उसे करना के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे बच्चे लिख रहे हैं, वह खेल देख रहा है, यह कार्य किया जा रहा है। लेकिन जब होने की स्थिति होती है तो हम कहते हैं, या स्थिति का बात होती है तो हम कहते हैं बच्चा वह बीमार है, बच्चा खड़ा है, बालक सोया है। तो यहाँ कोई क्रिया हो रही है पर वहाँ पर कोई काम दिख नहीं रहा है, वो स्थिति में है, एक स्थिति में रुका हुआ है, तो उसको हम लोग होना कहते हैं, क्रिया का होना कहते हैं। और करना में वह काम हमें दिख जाता है। जैसे वह साइकिल चला रहा है, वह गाड़ी चला रहा है, बच्चा तेज दौड़ रहा है आदि। अब हम जानते हैं क्रिया के भेद के बारे में। इससे पहले कि हम लोग क्रिया के भेद के बारे में जानें, सबसे पहले उसकी परिभाषा को हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो होते हैं। इसके अलावा भी अन्य भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया भेद के बारे में जानेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। जिस वाक्य में क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और वहीं अकर्मक क्रिया, दूसरी क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ का मतलब यहाँ अ उपसर्ग लग जाने के साथ कर्म में ये नहीं का बोध कराती है, यानी कि अकर्मक क्रिया में क्रिया कर्म के साथ नहीं रहती है, यानी कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। यह वैसी क्रियाएं हैं जिसके साथ कर्म नहीं रहता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अकर्मक क्रिया को जानने का सबसे पहले हमें वाक्य में क्रिया को देखना होता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो यहाँ मुख्य क्रिया कौन सी है? उड़। सहायक क्रिया कौन सी है? रहे हैं। यानी कि पूरी क्रिया संयुक्त क्रिया के रूप में हम जान रहे हैं उड़ रहे हैं, ये क्रिया है। तो उड़ रहे हैं क्रिया से पहले हमें प्रश्न पूछना होता है, किसको? कौन सा प्रश्न पूछना आता है? किसको? क्योंकि हम जानते हैं कि कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, कर्ता का ने, कर्म का को। तो हम प्रश्न क्या पूछते हैं? को, किसको। तो अगर हम वहाँ प्रश्न पूछते हैं पंछी किसको उड़ रहे हैं, उत्तर मिलता है हमें? उत्तर नहीं मिलता है।
पंछी आकाश फोड़ रहे हैं नहीं हो सकता है। अगर हम कहते हैं पंछी आकाश फोड़ रहे हैं तो यह वाक्य गलत हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि इस वाक्य में कर्म का अभाव है, कर्म नहीं है। इसलिए ये कौन से वाक्य हो गए, ये अकर्मक वाक्य है। और इसमें क्रिया किस तरह की क्रिया हो जाएगी, क्रिया भी हो जाएगी अकर्मक क्रिया। उसी तरह से और भी हम देखते हैं, कुछ क्रियापदों को देखते हैं। जैसे बच्चा चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है, चिल्ला रहा है। ठीक है। अब चिल्ला रहा के आगे हम अगर प्रश्न कौन सा पूछेंगे, किसको, कौन सा प्रश्न पूछेंगे, किसको। तो बच्चा किसको चिल्ला रहा है, यहाँ भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। तो जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, चिल्ला रहा है अकर्मक क्रिया। राम सो रहा है, राम सो रहा है, इस वाक्य में अगर हम क्रिया देखेंगे तो कौन सा क्रिया है, सो रहा है। मुख्य क्रिया सो रहा है, सहायक क्रिया, यानी कि संयुक्त क्रिया के रूप में हम क्या देखते हैं, सो रहा है, संयुक्त क्रिया है। अब सो रहा है से पहले हम प्रश्न पूछेंगे किसको, राम किसको सो रहा है। उत्तर मिलता है नहीं, उत्तर हमें नहीं मिलता है। उत्तर नहीं मिलने के कारण यह वाक्य भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। एक तरीका यह होता है हमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने में, और दूसरा तरीका होता है कि हम उसमें वाक्य में हम देखते हैं कि क्रिया के करने से जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह शब्द ही कर्म होता है। तो दूसरा और उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे बालक जाग गया, बालक जाग गया। इस वाक्य में जाग गया क्रिया है। तो इससे पहले हमें कौन सा प्रश्न पूछना है, किसको, बालक किसको जाग गया। उत्तर मिलता है नहीं मिलता है, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया है। इस तरह के वाक्य अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। कुछ क्रियापद अपने आप में ही अकर्मक होते हैं, जैसे तैरना, उड़ना, चलना, सोना, जगना, रोना, हंसना आदि। पर वहीं यही क्रिया अगर प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में आ जाते हैं तो फिर वह सकर्मक हो जाती है। जैसे रोना से रुलाना, रोना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया रुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक हो गया रुलवाना। अगर रोना शब्द रुलाना और रुलवाना हो जाता है तो वह अपने आप में ही सकर्मक क्रिया हो जाती है। अब हम जानते हैं अकर्मक क्रिया को जान गए हैं हम कि अकर्मक क्रिया वैसी क्रियाएं हैं जो कर्म के साथ नहीं रहती हैं, और इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि क्रिया से पहले हम किसको पद प्रश्न पूछें। इसके अलावा कुछ पद मैंने अभी बताया कि कुछ पद अपने आप में ही अकर्मक होते हैं, जैसे हंसना, रोना, सोना, उड़ना, जगना, कूदना, लेटना, डूबना, चमकना, गिरना, उबलना, भागना, उतरना, रुकना, सीखना, मरना, उठना, ऊँघना, छींकना, टूटना, फटना, उगना, अकड़ना, उछलना, जाना, आना आदि। अब हम आगे बढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के भेद के बारे में।
अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया यह पहली क्रिया है जिसके नाम से स्पष्ट है कि वह स्थिर होती है। मतलब इसमें क्रिया के बावजूद क्रिया की स्थिति स्थिर होती है, एक जगह निश्चित होती है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे बालक कुर्सी पर खड़ा है। यहाँ पर बालक कुर्सी पर खड़ा है, यानी कि बच्चे में गति नहीं हो रही है, बच्चा एक जगह पर स्थित है और इसी कारण इसको स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। राम जाग गया। यहाँ भी राम के जगने की क्रिया हो रही है, लेकिन वह एक ही जगह है, गति यहाँ नहीं हो रही है, इसी कारण इसको स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। दर्पण अभी अभी टूट गया, यानी कि दर्पण भी टूट गया है, उसके बाद कोई क्रिया नहीं हो रही है, इस कारण इसमें भी स्थित्यर्थक क्रिया पूर्ण अकर्मक क्रिया है। वह दर्द से तड़प रहा है। यहाँ तड़पना भी एक ही जगह हो रहा है, जिसके कारण इसको भी हम स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया कह सकते हैं। दूसरा है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि जिसमें कर्म हो ही नहीं सकता है। इस स्थिति में क्या होता है? कर्ता की स्थिति गतिमान रहती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पक्षियों का उड़ने की क्रिया हो रही है, गति हो रही है, किंतु यह अकर्मक है, यहाँ कर्म नहीं है। उसी तरह से सार्थक मैदान में दौड़ रहा है, यहाँ भी गति हो रही है, किंतु कर्म नहीं है, इसलिए यह भी गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया में। अपूर्ण अकर्मक क्रिया में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किंतु कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक की आवश्यकता रहती है। जैसे पूरक पद के अंतर्गत हम लोग है, था जैसे शब्दों को लेते हैं। जैसे बालक बुद्धिमान है, यहाँ है पूरक शब्द है, बुद्धिमान विशेषण है और बालक कर्ता है। यहाँ पर क्रिया के रूप में है, किंतु यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, जिसके कारण इसको हम लोग स्थिति बोधक या कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्रिया के बारे में जब परिभाषा की चर्चा की, तब मैंने बताया कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने होने या स्थिति का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। यहाँ होना और स्थिति दोनों को हम एक संदर्भ में लेते हैं। जैसे वह बालक बुद्धिमान है, यहाँ पर होना, बुद्धिमान होना एक क्रिया हो रही है, जिसको हम पूरक शब्द है से पूर्ण कर रहे हैं, इसलिए ये पूर्ण रूप से ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया के रूप में जानी जाती है। कोई भी वाक्य जब हम सामान्य तौर पर किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं तो वह प्रायः अपूर्ण अकर्मक होता है। जैसे फल मीठा है, किसी के बारे में हम बता रहे हैं, बालक लंबा है, वह बालक पतला दुबला है, यह लड़की मोटी है। यहाँ पर मोटा होना उसकी विशेषता है, लेकिन कर्म का पूर्ण रूप से अभाव है, इसीलिए इसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं।
यहाँ पूरक शब्द अगर हम लगाते हैं, जैसे वह है, वह है, ये अपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कौन है, वह में क्या है पता नहीं चलता है। लेकिन उसमें अगर पूरक शब्द एक लगा देते हैं छात्र, तो वाक्य पूर्ण हो जाएगा। वह छात्र है। पूर्ण शब्द, पूरक शब्द के बिना कोई भी वाक्य अपूर्ण प्रतीत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपने आप में ही अपूर्ण होती हैं, जैसे निकलना, बनना, होना, ये अपूर्ण क्रियाएं हैं। इनके साथ पूरक शब्द की आवश्यकता बनी ही रहती है। इन क्रियाओं में कर्ता के पद के साथ जुड़े पूरक पद विशेषण पद का व्यवहार करते हैं। जो पूरक शब्द होते हैं वो क्या हमने अब तक देखा, वो विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे बालक बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है। यहाँ पर वह है, अगर हम बुद्धिमान हटा देते हैं तो क्या होता है, वह है, और वह है अपूर्ण हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। इसमें पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। वह बुद्धिमान, मैंने पूरक शब्द डाल दिया, या योग्य डाल दिया, वह योग्य है, या वह बुद्धिमान है, वह दयालु है, वह चतुर है। इस तरह के जब शब्दों को मैंने डाला तो वो क्या बन जाता है, वो पूर्ण हो जाता है वाक्य। किंतु इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो पूरक शब्द लग जाते हैं वो प्रायः विशेषण का काम करते हैं। अब तक हमने क्या जाना, अब तक हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसके अलावा हमने क्या जाना, हमने जाना क्रिया के दो प्रमुख भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ होता है, यानी कि सकर्मक क्रिया वैसी क्रियाएं हैं जो सदैव कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं, और अकर्मक क्रिया वैसी क्रियाएं हैं जिनके साथ कर्म नहीं होती है। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है वाक्य में सर्वप्रथम क्रियापद को छांटकर, मुख्य क्रिया को छांटकर, उससे पहले उस वाक्य में यदि हम प्रश्न पूछते हैं किसको, कौन सा प्रश्न पूछते हैं, किसको, यदि हम किसको प्रश्न पूछते हैं और उत्तर में हमें कोई सही उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो यह अकर्मक क्रिया होगी। और अगर हमें सार्थक शब्द मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी। इसके अलावा हमने जाना अकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, सबसे पहले तो अकर्मक क्रिया 2 भागों में बढ़ जाती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया पुनः 2 भागों में बढ़ती है, स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया और गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया में क्रिया एक ही स्थान पर होती है, उसमें गति नहीं दिखती है, और गत्यर्थक अकर्मक क्रिया में गति दिखती है। वहीं अपूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है, और वो पूरक शब्द विशेषण के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, उससे स्थिति के होने का बोध होता है। जब ये वाक्य प्रायः हम किसी के बारे में जब बात करते हैं या किसी के बारे में बोलते हैं तभी इस तरह की अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। इससे पहले कि मैं सकर्मक क्रिया के बारे में बात करूं, हमें कुछ उदाहरण देख लेने चाहिए।